नाउ हम स्टार्ट करेंगे कंपनसेशन मैनेजमेंट। That is the fifth unit, compensation management. Compensation is the sum total of all forms of payment and rewards provided the employee for performing tasks to achieve organizational objective. जब हम रिवार्ड कर रहे थे तो रिवार्ड में क्या था, कंपनसेशन था। तो कंपनसेशन क्या है, सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ पेमेंट, मतलब किसी भी फॉर्म में, चाहे कैश फॉर्म में या कोई कॉमोडिटी दिया है, कोई भी फॉर्म में जो पेमेंट रिवार्ड प्रोवाइडेड द एम्प्लॉय फॉर परफॉर्मिंग टास्क टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एक्चुअली ये होता क्या है, जब हम कोई भी एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट अचीव कर लेता है, तो आफ्टर द अचीविंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, उसको मोटिवेट करने के लिए क्या करता है, कंपनसेट करता है। कंपनसेट मीन्स मतलब या तो कैश फॉर्म में करता है या किसी एनी अदर फॉर्म में। तो कोई भी एनी अदर फॉर्म और कैश फॉर्म मिला के जो भी करता है उसको हम कहते हैं क्या, कंपनसेशन। कंपनसेशन मैनेजमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स process that include decision regarding benefits and variable pay and is one of the most significant and dynamic HR practice. एक HR के लिए कंपनसेशन मैनेजमेंट क्या है, मोस्ट डायनेमिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कंपनसेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है ना। अब किस एम्प्लॉय को हमें कितना कंपनसेट करना चाहिए, किस एम्प्लॉय को कंपनसेट करना चाहिए या नहीं भी करना चाहिए, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ भी है नहीं हुआ है, तो दैट इज द डायनामिक प्रोसेस। और प्रोसेस पूरा क्या है, उसको इवेल्युएट करने के लिए दैट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इट इन्वॉल्व द डिजाइन, डेवलपमेंट, implementation, communication and evaluation of the reward strategy and the process of organization. The compensation an employee receive determine the one standard of living and purchasing power. Employee accept to be compensated fairly and rewarded for the effort, skill, knowledge, etc. For the organization pay and reward are important since these affect its profitability. Compensation constitutes the major cost of doing business since it determines the employee cost. एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन कंपनसेट करता क्यों है, जब कभी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कोई ऑब्जेक्टिव बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव बनाता है, तो उसको अचीव जब वो कर लेगा तभी उसका क्या होगा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बढ़ेगा या प्रॉफिट उसका इंक्रीज होगा। तो उस केस में क्या है, एम्प्लॉय को मोटिवेट रखने के लिए, उसके मॉरल को, स्टैंडर्ड को अप रखने के लिए और उसके लिविंग ऑफ लाइफ स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉय को क्या करना होता है, उसे एडिशनल कंपनसेट करना होता है इन द फॉर्म ऑफ मनी और इन एनी अदर फॉर्म। तो यहाँ पे क्या, जितना एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेगा, जितना क्या है ऑर्गेनाइजेशन का सेटिस्फाइड रहेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा। और ये कंपनसेशन क्या कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय की मॉरल हाई रखने में हेल्प करता है। और जो ये क्या करता है, एम्प्लॉय कॉस्ट को भी इन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रखता है। अब हम आते हैं वेजेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन की। जो वेजेज और सैलरी एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया जाता है, वर्कर को वेजेज प्रोवाइड किया जाता है, उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए। वेजेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन आर ऑफ्टन डिस्कस्ड इन लूज सेंस एज दे आर इंटरचेंजेबली यूज्ड। व्हाट ILO defines the term. ILO means International Labour Organizations define the term the remuneration paid by the employer for the service for hourly, daily, weekly and fortnightly employee. It also means remuneration paid to production and maintenance as blue collar employee. वेजेज और रेमुनरेशन सैलरी में इंक्लूड क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से वो कहता है कि द रेमुनरेशन पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर द सर्विस ऑफ आवरली, किसी भी पर्सन को आवरली कोई सर्विस पेड करना है, डेली करना है, वीकली या फोर्थ हाईली एम्प्लॉय करना है, तो वो क्या है हमारे लिए सैलरी है। और रेमुनरेशन ब्लू कॉलर मतलब जो किसी भी वर्कर्स को, ब्लू कॉलर मीन्स वर्कर्स को पे करना है, वो हमारा क्या है, रेमुनरेशन वेजेज है, ठीक है। तो हम वेजेज, अब सैलरी का बात करना, सैलरी क्या है, इट इज ए रेमुनरेशन पेड टू क्लर्किकल एंड मैनेजरियल पर्सनल एम्प्लॉयड ऑन मंथली और एनुअल बेसिस। इट इज आल्सो नोन एज बेसिक पे। इन दी डेज ऑफ HR अप्रोच द डिस्टिंक्शन डज नॉट सीम टू बी वैलिड वेयर ऑल एम्प्लॉय आर ट्रीटेड एज ह्यूमन रिसोर्स एंड व्यूड एज पावर। एक्चुअली नेटवर्क का प्रॉब्लम है।
यस सर। अब आ रही है क्लियर? हाँ सर, अभी आ रही है Yes, sir. आवाज, अभी बोले तब आ रही है। चलिए धीरे धीरे बोलता हूँ। तो जब हम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी और वेजेज में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो वेजेज दी जाती है वो ब्लू कॉलर, मतलब ब्लू कॉलर मीन्स वर्कर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस दी जाती है, और जो सैलरी दी जाती है सैलरी एनुअली होती है या मंथली होती है, और जनरली ये क्या है क्लर्किकल या अबव जो भी स्टाफ होता है उसको दी जाती है, तो इसे बोलते हैं हम सैलरी। लेकिन आज के जो मॉडर्न अप्रोच है एचआर का उसमें क्या है वो डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, क्योंकि क्या है जो एक क्लर्क भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैन पावर है और एक वर्कर भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैन पावर है, तो ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। लेकिन अगर डिफरेंस में आता है कि मतलब सैलरी क्या होता है, वेजेज क्या होता है, तो वेजेज पेड टू ब्लू कॉलर एम्प्लॉय और सैलरी टू क्लर्किकल एंड एनुअल और मंथली बेसिस पे दी जाती है। अब हमारा आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ वेजेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, टू स्टेबलाइज ए फेयर एंड इक्विटेबल रेम्यूनरेशन, to attract component personnel, to retain the present employee, to improve productivity, to control cost, to establish job sequence and lines of promotion wherever applicable, to improve union management relations, to improve public image of the company। अब से जो सैलरी और वेजेज के एडमिनिस्ट्रेशन की हमें रिक्वायरमेंट क्यों होती है, एक तो क्या है इक्विटेबल रेम्यूनरेशन, हम अगर किसी भी पर्सन को सेम ही काम के लिए किसी को कुछ सैलरी देंगे किसी को कुछ सैलरी देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय में डिससेटिस्फैक्शन फैल जाएगा, नाराजगी फैल जाएगा। तो हमें क्या सैलरी और वेजेज का मैनेजमेंट करना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है कि हर एक काम एक पर्टिकुलर काम के लिए आए, कितना भी चाहे हम मास को रिक्रूट करें सबको क्या है बराबर सैलरी मिले। टू अट्रैक्ट कंपोनेंट पर्सनल, हम जो सैलरी का मैनेजमेंट इसलिए जो भी हम एम्प्लॉय रिक्रूट करेंगे उसको भी अट्रैक्ट करना है। टू रिटेन द प्रेजेंट एम्प्लॉय वर्क कर रहा है हमारा उसको भी रिटेन करना है, उसको भी सहूलियत रहनी चाहिए कि हमें मार्केट में अच्छी सैलरी मिल रही है, इक्विटेबल सैलरी मिल रही है। टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, जब तक हम सैलरी या वेजेज का मैनेजमेंट नहीं करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो हम अपना जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, अगर हम कम सैलरी दे रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो एम्प्लॉय होगा वो डिससेटिस्फाइड रहेगा और वो अपने पोटेंशियल से काम नहीं करेगा, और ज़्यादा दे रहे हैं तो हमें क्या है ऑन ओवर कॉस्ट लॉस हो जाएगा। टू कंट्रोल कॉस्ट, तो हम कंट्रोल कॉस्ट को भी कंट्रोल करना है इसमें। टू स्टेब्लिश जॉब सीक्वेंस एंड लाइंस ऑफ प्रमोशन वेयरएवर इन एप्लीकेबल, जो हमें हमारा जो लाइन स्केल है जो हमारा जॉब का जो हम यूज कर रहे हैं, जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लाइन स्केलर यूज कर रहे हैं एज ए एम्प्लॉय, वो भी हमें मेंटेन करना है। हमारे जो लेबर यूनियंस है उनके साथ भी गुड रिलेशंस रखना है, अगर हम कम सैलरी देंगे तो लेबर यूनियन से वो नाराज़ हो जाएंगे तो वो हड़ताल कर सकती हैं या अदर चीज़ वो धरना वगैरह कर सकते हैं। और हमें अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका इमेज भी क्या है पब्लिक में अच्छा बनाना है कि देखो वहाँ पे क्या है इतना वर्किंग कंडीशन है और सैलरी इतना अच्छा है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजेज, जो वेजेज को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एक तो होता है डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर, अगर सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा है कम वेजेज पे भी बहुत सारा लेबर काम करने का तैयार है तो वहाँ पे भी क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजेज। एबिलिटी टू पे, ऑर्गेनाइजेशन कितना पे कर सकता है, लेबर यूनियंस भी काफ़ी रोल अदा करती हैं, अगर कम सैलरी कर रहे हो तो लेबर यूनियंस हड़ताल वगैरह ये सब करती रहती हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब पर्टिकुलर पर्सन का कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या आ रहा है, अगर हम उसको कॉस्ट ऑफ लिविंग से कम सैलरी देंगे तो वो हमें वर्क नहीं करेगा, और वर्क करेगा भी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा और डिससेटिस्फाइड रहेगा। प्रीवेलिंग वेज रेट्स, जो गवर्नमेंट का जो वेजेज रेट्स होता है वो कितना चल रहा है, जॉब रिक्वायरमेंट्स कितना है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी क्या है, और स्टेट रेगुलेशन मीन्स गवर्नमेंट का क्या लॉ एंड मेथड्स है, जैसे गवर्नमेंट क्या मिनिमम सैलरी को मेंटेन करती है कि आप 7200 रुपये से आप कम मिनिमम सैलरी नहीं दे सकते हैं, तो ये भी क्या होता है गवर्नमेंट रेगुलेशन को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अब आता है मेथड ऑफ वेजेज पेमेंट्स, कि हम जो वेजेज है उसको कैसे पेड कर सकते हैं। तो पहला तो मेथड है टाइम और डे वेजेज सिस्टम के, हम डेली जितना देर उसने काम किया उतना देर उसको क्या है वेजेज पे कर दिया जाए, जिस दिन के लिए काम किया उस दिन के लिए उससे क्या है वेजेज पे कर दिया जाए। अंडर दिस सिस्टम द वर्कर इज पेड ए सर्टेन सम ऑफ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम दैट इज सो मच पर आवर और डे और मंथ। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या होता है कि हम मान लो आवरली कोई वेस्ट पे एम्प्लॉय वर्किंग कर रहा है, उसको आवरली उसने काम किया, हमने किसी ने 8 घंटे काम किया और 8 घंटे उसको पे कर दिया, या मंथ के बेसिस पे उसको पे कर दिया, तो इसमें क्या होता है तो कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है। एडवांटेज में इसका है इट इज सिंपल इन कैलकुलेशन, द वर्कर डज नॉट रश द जॉब एंड स्पॉइल द क्वालिटी थ्रू ए टेम्पटेशन ऑफ अर्निंग मोर।
तो इसमें क्या है, एम्प्लॉय को भी रहता है कि हाँ चलो सैलरी मिल जाएगा तो कुछ भी, और उसको ऐसी कोई जल्दी नहीं रहती कि मुझे जल्दी काम करना है, तो उसको क्या है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट खराब कर दे। अब इसमें डिसएडवांटेज क्या रहेगा, द वर्कर बीइंग एश्योर्ड of a fixed payment for time spent is not tempted to work harder or more productivity as he is not rewarded for the extra effort। क्या रहेगा कि एम्प्लॉय को पता है कि मुझे तो आवरली बेसिस पे क्या है सैलरी मिलेगी, तो वो क्या है आराम से काम करेगा, वो अपना फुल एफर्ट नहीं लगाएगा, वो आराम से करेगा कि मुझे तो अपने आवर बनाने हैं और आवर बना के क्या मुझे सैलरी मिलनी है। और उससे ये भी रहेगा कि उसे कोई एक्स्ट्रा काम के लिए एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी रिवार्ड तो मिलेगा नहीं, तो वो अपनी फुल पोटेंशियल पे वर्क नहीं करेगा। और सेकंड डिसएडवांटेज क्या रहेगा, द सुपीरियर वर्कमैन ऑफ्टन ट्राई टू प्रोटेक्ट हिज स्लोअर कलीग्स बाय स्लैकिंग ऑफ हिमसेल्फ। जो सुपीरियर वर्कमैन होगा वो क्या करेगा, जो दूसरा एम्प्लॉय होगा उसको भी क्या बोलेगा कि आप अपने काम को कम करो, धीरे धीरे करो। अब हमारा नेक्स्ट सिस्टम आता है द पीस बेस्ड सिस्टम। द पीस बेस्ड सिस्टम में क्या होता है, इन दिस system the worker is paid a fixed rate per unit produced or job completed. The rate is normally developed on the basis of analysis of previous performance and establishment of average performance of a particular standard of workmanship। जैसे जनरली क्या है शू के बिजनेस में या यहाँ गारमेंट्स का काम होता है, जैसे यूनिट बेस्ड प्रोडक्ट बनते हैं, तो वहाँ पे क्या जो सिस्टम बेजेज पेमेंट का मेथड होता है कि आप इतना यूनिट कंप्लीट करेंगे आपको पर यूनिट प्राइस मिलेगा। तो ये हमारा होता है पीस बेस्ड सिस्टम। इसका एडवांटेज क्या होता है, एज द वर्कर इज पेड मोर व्हेन ही प्रोड्यूस मोर ही इज इंक्लूडेड टू पुट फोर्थ हिज बेस्ट एफर्ट। दिस रिजल्ट इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी विच बेनिफिट्स बोथ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। इसमें क्या होता है कि जो वर्कर है उसको लगता है कि वो जितना ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा उसको उतना ज़्यादा क्या है पैसा बनेगा, उसका उतना ज़्यादा उसे क्या वेजेज मिलेगा, तो वो अपनी फुल पोटेंशियल्स पे वर्क करता है और अपने बेस्ट देने की कोशिश करता है। दिस रिजल्ट इन लेस सुपरविजन बीइंग रिक्वायर्ड एज द चांस ऑफ द वर्कर गोइंग ऑफ आर वेरी लेस। इसमें सुपरविजन की कम जरूरत होती है क्योंकि एम्प्लॉय को क्या है अपना जल्दी जल्दी से बनाना होता है, उससे क्या है पर पीस बढ़ाना होता है। अब क्या जैसे हर एक चीज़ का एडवांटेज होता है, हर एक चीज़ का डिसएडवांटेज होता है। डिसएडवांटेज क्या होगा इसका, in this effort to produce more the worker may disregard the spoiling of his tools and machinery used by him for the production. If he is paid merely on the basis of number of often produced without regard to quality, the quality of production is likely to decline. There is thus a tendency of sacrifice quality in favor of quantity. इसमें क्या होता है कि वर्कर्स को क्या लगता है कि पर पीस क्या जितना वो बनाएगा उतना उसको वेजेज मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वेजेज क्या होती है पर पीस होती है, तो वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा पीसेस बनाने की कोशिश करता है। उसमें क्या होता है वो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है उसको क्या कर देता है सेक्रीफाइस कर देता है, उसको कहीं ना कहीं क्या करता है उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो इसका एक ये डिसएडवांटेज है कि कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का हमारा जो क्वालिटी है उसमें क्या आती है कमी आती है, लेकिन इस चीज़ को दूर किया जा सकता है बाय द मेथड ऑफ सुपरविजन या क्वालिटी कंट्रोल। Premium bonus method of payment. Under this system, besides being guaranteed a minimum wages based on a certain time occupied by him, the employee was promised an extra reward in case the output during that time period exceeded the standard prescribed. The amount so paid was either a fixed sum or was in proportion to the actual extra output produced. इसमें क्या होता है कि जो हमारा मिनिमम वेजेज है उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है गारंटी देता है कि आपको इतना मिनिमम वेजेज तो हम पेड करेंगे ही करेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा आवर वर्क करते हैं एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं तो हम उसको क्या है आपको एक्स्ट्रा रिवार्डेड करेंगे। द कॉमनेस्ट मेथड एडॉप्टेड वाज टू फिक्स ए स्टैंडर्ड टाइम ड्यूरिंग विच पीरियड ए स्पेसिफाइड जॉब और ए प्रोपोर्शन और इट मस्ट बी परफॉर्म वेयर द वर्कमैन परफॉर्म इट within a shorter time a specified portion of the value of time thus saved from the standard of calculating the bonus payable to him. The more popular of this system will be explained now we explain। एक्चुअली इसमें होता क्या है, जैसे मान लो एम्प्लॉय का वर्किंग आवर 8 आवर्स है, तो 8 आवर्स में ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कोई कंडीशन लगा देता है कि आप 8 आवर्स में
कोई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, मान लीजिए 50 प्रोडक्ट आप कंप्लीट करोगे, अगर आप 8 आवर्स में 50 प्रोडक्ट से अबव जाओगे तो आपको क्या है, हम क्या करेंगे, बोनस देंगे। अब मान लो कोई एम्प्लॉय है जिसने क्या 8 आवर्स में 50 प्रोडक्ट्स बना लिए और साथ ही साथ क्या है एक्स्ट्रा 8 या 10 प्रोडक्ट्स और बना लिए, तो 10 जो पीस बनेंगे उसको क्या होगा, एक्स्ट्रा डिवाइडेड किया जाएगा। तो इसके बहुत सारे मेथड हैं, तो इसके मेथड देख लेते हैं। बेसिकली अपना टाइम अप होने वाला है। तो हम इसका मेथड देखते हैं। जो बोनस मेथड कौन सा हुआ, द हेस्ले प्रीमियम प्लान। द हेल्से प्रीमियम प्लान। Under this method, known after its inventor Mr. Halsey, a standard output is fixed based on an average worker result of past efforts. Every worker who produces this output within the prescribed time is divided according to the time actually saved. This system encourages every worker to try his best to earn the premium. एक्चुअली इसमें क्या होता है, जो ऐसे बताया कि अगर एम्प्लॉय के 8 आवर्स में कुछ भी टाइम सेव करता है, अपना 50 प्रोडक्ट बना के रख लेता है, जितना ही प्रोडक्ट उसको रिकमेंडेड किया उतना बना लेता है, और जितना टाइम बचता है उसमें जो भी एक्स्ट्रा वो वर्क करता है उसको क्या किया जाता है, उस पर प्रीमियम या उसे रिवार्डेड किया जाता है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड आता है जो सबसे ज़्यादा चलता है वो होता है टेलर डिफरेंशियल पीस वेजेज सिस्टम। इसमें क्या होता है, अंडर टेलर प्लान द स्टैंडर्ड ऑफ आउटपुट इज फिक्स्ड पर आवर और पर डे एंड 2 पीस वेजेज रेट्स आर प्रिस्क्राइब्ड। वर्कर हु एक्सीड द स्टैंडर्ड और अटेन इट आर पेड एट द हायर रेट। दोज हु आउटपुट इज लेस रिसीव द लोअर रेट। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सिस्टम सीम्स टू बी इनकरेज द बेस्ट क्लास ऑफ वर्कर एज अगेंस्ट इंड्यूसिंग वर्कर्स ऑफ ए लोअर कैलिबर टू इम्प्रूव देमसेल्फ। This system unpopularity is because of the severe penalty levied on the worker who produces less than standard output. Insecurity is caused for the workers as the system does not prescribe any basic guaranteed time wages. एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जो एम्प्लॉय बहुत अच्छा कर रहा है उसका जो पीस पर वर्क है वो हाई रहता है, इन द कंपेरिजन ऑफ जो एम्प्लॉय लो कर रहा है उसका पीस पर वेजेज क्या होता है, लो होता है। और जो लोग मतलब जो बिलो द स्टैंडर्ड काम करता है उसको बहुत सारी पेनल्टीज भी इम्पोज कर दी जाती हैं। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है द इमर्सन एफिशिएंसी सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वर्कर इज अलाउड ए सर्टेन टाइम विद इन विच ही इज रिक्वायर्ड टू complete his work or perform the operation involved. He is considered 100% efficient where he completes the job or operation within the prescribed time and is paid a bonus of a certain percentage. If the worker takes longer than the prescribed time, he receives a lower percentage as bonus in accordance with a graduate scale. Where the worker takes more than 50% longer than the prescribed time, he is paid no bonus. However, under the system the worker daily wages is guaranteed. इसमें क्या होता है, जो वर्कर की डेली वेजेज है वो तो गारंटेड रहती है, लेकिन क्या अगर मान लो कोई एम्प्लॉय है जो अपने प्रिस्क्राइब टाइम में क्या है 100% अपना काम अचीव कर लेता है, वर्क को कंप्लीट कर लेता है, तो उसे 100% एफिशिएंट बोले जाएंगे। और अगर वो स्लो करता है और क्या करता है वो 50% एक्स्ट्रा टाइम लेता है तो उसको क्या आ जाएगा, ही इज पेड नो बोनस, उसको कोई भी बोनस नहीं दिया जाएगा। अरे नेक्स्ट हमारा जो बोनस मेथड है वो है द गेंट सिस्टम। उसके बाद जो क्लास में कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट में करेंगे कंटिन्यू, क्योंकि टाइम भी जनरली हम लोगों का अब होने वाला है। तो द गेंट सिस्टम, दिस सिस्टम इज सिमिलर टू द इमर्सन सिस्टम एज देयर इज ए गारंटेड डेली रेट। हाउएवर हियर देयर इज नो गारंटेड स्केल एंड द वर्कर रिसीव्स हिज बोनस only if he attains the required standard of efficiency. The foreman is also given a bonus under this system where the worker attains the required standard of efficiency. This way friction between the worker and his foreman is sought to be eliminated. ये जो हमारा सिस्टम है, ये जो हमने अभी पीछे किया था इमर्सन एफिशिएंसी सिस्टम, जो पहले किया था इमर्सन एफिशिएंसी सिस्टम, उसी की तरह है। इसमें क्या है, हमारा जो गारंटीड डेली वेजेज रहता है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, जो ग्रेजुएटेड स्केल होता है वो हमारा इसमें अप्लाई नहीं होता है। इसमें क्या है, इसमें एफिशिएंसी बेस्ड होता है, जो इसमें फोरमैन को भी इसमें
बोनस दिया जाता है, बाकी सारे एम्प्लॉय को भी इसमें जो स्टैंडर्ड बेस है उस पर एफिशिएंसी पे बोनस दिया जाता है। तो आज की क्लास खत्म करते हैं हम यहीं पर, क्योंकि टाइम अब होने वाला है, 2 मिनट बचा हुआ है। और नेक्स्ट क्लास में आगे का फर्दर कंप्लीट करेंगे। 5th यूनिट थी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। ओके सर।